नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिसंबर 2024 के मंथली करंट अफेयर्स की, यानी कि दिसंबर 2024 के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। और इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं जो 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसकी फुल गारंटी है दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के वीडियो का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर एग्जाम दोस्तों, हु बिकम द यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ द आईसीसी ऑन दिसंबर 1, 2024। यानी कि 1 दिसंबर 2024 को आईसीसी ने यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपना सबसे युवा अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है। तो बिल्कुल नाम याद रखना है, इंडिया के जय शाह। अब देखिए, जो जय शाह है इनको 36 साल की उम्र में आईसीसी का हेड बना दिया गया। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो नाम याद रखना है न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को दोस्तों। साथ ही जैसा इससे पहले जो हमारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है यानी कि बीसीसीआई, उसके जो है कि सेक्रेटरी के रूप में, और साथ ही जो एसीसी है यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसके चेयरपर्सन के रूप में काम कर चुके हैं दोस्तों। तो क्रिकेट के क्षेत्र में इनका अच्छा खासा अनुभव है और इसी को ध्यान में रखते हुए आईसीसी ने इनको अपना नया अध्यक्ष अपॉइंट किया है और अध्यक्ष पद पर बैठने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इन दिसंबर 2024 द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेलिब्रेटेड इट्स 60th फाउंडेशन डे। दिसंबर 2024 में भारत की जो एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका नाम सीमा सुरक्षा बल है यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसने अपना 60वां स्थापना दिवस कितने तारीख को मनाया। तो बिल्कुल दोस्तों याद रखना है वो तारीख 1 दिसंबर, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी बीएसएफ की वो 1 दिसंबर 1965 को इंडिया पाकिस्तान के वार के बाद की गई थी दोस्तों। इंडिया पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री, उसी को सिक्योर करना इस पैरामिलिट्री का सबसे मेन पर्पज है। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि ये इन लोगों का जो मोटो लाइन है, भारत की जितनी भी फोर्सेज होती हैं उनकी कुछ ना कुछ मोटो लाइन होती है। तो इनका जो मोटो लाइन होता है ड्यूटी अनटू डेथ, यानी कि जीवन पर्यंत कर्तव्य। ये भी आपको याद रखना है अगर आपके एसएससी जीडी के एग्जाम आने वाले हैं। साथ ही इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, इस बार इसका स्थापना दिवस कब हुआ था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके डीजी कौन है। देखिए दोस्तों, कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स हो इंडिया की, उसका एक महानिदेशक होता है, ठीक है। और ये महानिदेशक इंडिया की जो इंडियन पुलिस सर्विस होती है यानी भारतीय पुलिस सेवा, उसका कोई ना कोई सीनियर आईपीएस अधिकारी होता है। तो इसके जो हैं बीएसएफ के, उनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी, और ये क्या है, उत्तर प्रदेश कैडर के सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। चलिए इसके बाद आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड एड्स डे 2024 फॉर दिस ईयर। इस साल जो विश्व एड्स दिवस है उसकी थीम क्या है। तो देखिए थीम तो आपको याद रखना है बिल्कुल, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। अभी पूरा का पूरा दुनिया एड्स दिवस मनाता कब है, तो ये 1 दिसंबर को हर साल जो है कि मनाया जाता है 1988 से दोस्तों। और इस बार की थीम एक बार फिर से आपको याद रखना है। और एक एसएससी का बड़ा स्टैटिक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, एड्स का फुल फॉर्म, तो वो आपको याद रखना है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Where did the Indian Army and the Cambodian Army begin their first military exercise Sinbex 2024 on December 1, 2024। यानी कि 1 दिसंबर से भारत और कंबोडिया की जो आर्मी है या मिलिट्री फोर्सेज हैं वो पहली बार एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है सिनबेक्स 2024। अब ये कहाँ पर इसको कंडक्ट किया गया, तो बिल्कुल प्लेस का नाम याद रखना है, पुणे। और पुणे में दोस्तों यहाँ पर जो विदेशी प्रशिक्षण नोड है वहां पर इस पूरे के पूरे मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो डेट है वो 1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक। और एक चीज और याद रखिएगा कि भारत और कंबोडिया की सेना ने पहली बार यानी कि फर्स्ट एडिशन इस मिलिट्री एक्सरसाइज का कंडक्ट किया है। इसके बाद आज के सेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है, हु ओन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2024 इन दिसंबर 2024। अब देखिए ये जो सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट है ये बैडमिंटन से रिलेटेड इंडिया का बड़ा टूर्नामेंट है दोस्तों, ठीक है। तो इसको इस बार पहले कंडक्ट कहाँ पे कराया गया, तो याद रखिएगा ये लखनऊ में पूरा का पूरा जो है कि ऑर्गेनाइजेशन इसका हुआ। और यहाँ पर
सिंगल और जो सिंगल मैचेस थे जिसमें मेल और फीमेल की अलग अलग कैटेगरीज थी, तो उसमें कौन जीता है तो ये याद रखिएगा, महिलाओं की जो सिंगल कैटेगरी है उसको हमारे देश की जो पीवी सिंधु हैं, फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी, 2 बार ओलंपिक मेडल भी जीत चुकी हैं, इन्होंने जीता। और साथ ही पुरुषों का जो एकल खिताब है इस बैडमिंटन टूर्नामेंट का, वो भी इंडिया के ही लक्ष्य सेन को मिला। तो यहाँ पे जो आंसर है बिल्कुल याद रखना है, महिलाओं का खिताब किसको मिला है, पीवी सिंधु को। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड महाकुंभ मेला एरिया एज ए न्यू डिस्ट्रिक्ट इन दिसंबर 2024 फॉर कुंभ 2025। तो अब देखिए, इस बार जनवरी में दुनिया का सबसे बड़ा जो मेला होता है जिसको कुंभ मेला बोलते हैं, उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कहां पर? उत्तर प्रदेश की फेमस सिटी प्रयागराज में दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, उस मेले का पूरा जो एरिया है उसको एज ए डिस्ट्रिक्ट के रूप में अनाउंस कर दिया है, और इस तरह से ये अब बन गया है उत्तर प्रदेश का 76वां जिला। अच्छा, ये जो डिस्ट्रिक्ट है टेम्परेरी बनाया गया है, यानी कुंभ मेले के बाद इस पूरे एरिया को वापस से प्रयागराज में ही मिला दिया जाएगा। लेकिन जब तक कुंभ मेला चल रहा है तब तक ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो एक अलग जिले के रूप में काम करेगा। यानी कि यहाँ पे जिलाधिकारी भी होंगे, यहाँ पे एसपी साहब भी बैठेंगे, और भी जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं एक जिले में, उन सबको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। तो किस सरकार के द्वारा इसको अनाउंस किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा, और ये उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बन रहा है। और एक चीज और याद रखिएगा, इस बार का जो ये कुंभ मेला है 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और कब तक चलेगा? 26 फरवरी 2025 तक। कुंभ मेला भारत के 4 बड़े शहरों में 4 बड़ी नदियों के किनारे लगाया जाता है, और ये हर 3 साल पर एक शहर में ऑर्गेनाइज होता है। तो इस तरीके से अगले जो शहर का नंबर होता है वो 3 साल में आता है, लेकिन सेम उसी शहर में अगर अगला कुंभ मेला देखें तो 12 सालों के बाद लगता है दोस्तों। जैसे आप देखो यहाँ पर नासिक जो महाराष्ट्र में है, वहां पे गोदावरी नदी के किनारे मेला लगेगा। फिर उसके बाद 3 साल के बाद कहां लगेगा? उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है, वहां शिप्रा नदी है, उसके किनारे लगेगा। इसके 3 साल के बाद हरिद्वार जो उत्तराखंड में है, वहां गंगा नदी है, उसके किनारे लगेगा। और फिर इसके 3 साल के बाद कहां लगेगा? प्रयागराज में जो उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे कौन कौन सी नदियों का संगम बनता है? तो गंगा, यमुना और एक पौराणिक नदी सरस्वती जो अदृश्य रूप से बहती है, उसको माना जाता है दोस्तों। तो अब ये देखिए कि इन 4 बड़े शहरों में मेला आयोजित होता है। इस बार का जो कुंभ मेला है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से रट लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज हरी मऊ शक्ति 2024 वाज कंडक्टेड बिटवीन द आर्मीज ऑफ विच कंट्रीज इन दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 में एक्सरसाइज हरी मऊ शक्ति ये किन 2 देशों की आर्मीज के बीच जो है कि कंडक्ट किया गया है? तो नाम याद रखना, इंडिया और मलेशिया। भारत बहुत सारे देशों के साथ बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता रहता है, उसी में है एक हरी मऊ शक्ति, जो इस बार कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? बेंटोंग कैंप जो मलेशिया में पड़ता है, वहां पर 2 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच दोस्तों। अब देखिए, मलेशिया इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट कंट्री रखता है, क्योंकि एक तरीके से साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। यहाँ पर देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये सब मलेशिया, ये मलेशिया आपको दिख रहा है। तो मलेशिया इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और इसीलिए हम लोग इसके साथ भी एक बढ़िया मिलिट्री एक्सरसाइज हर साल करते हैं, जिसका नाम क्या है? याद रखना है, हरी मऊ शक्ति। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर वाज द वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस WMTC 2024 हेल्ड फ्रॉम दिसंबर 4 to 6। दिसंबर में 4 से 6 तारीख के बीच भारत ने पहली बार क्या किया है? विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन किया है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला कॉन्फ्रेंस है जिसको इंडिया में पहली बार कराया गया। कहां पर कराया गया? तो चेन्नई में, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और इसका जो पिछला वाला वर्जन था ये 2021 में कोपेनहेगन जो डेनमार्क में स्थित है वहां पे कराया गया था दोस्तों। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन वाज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, यानी कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भारत में कितने तारीख को मनाते हैं? तो बिल्कुल याद रखना है 2 दिसंबर को दोस्तों। भारत में हर साल 2 दिसंबर को इस तारीख को या फिर इस डे को सेलिब्रेट करने का जो कारण है वो ये है कि 1984 में 2 से 3 दिसंबर के बीच भारत में बड़ी भारी ट्रेजेडी हुई थी जिसको भोपाल गैस ट्रेजेडी बोला जाता था। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक एक गैस थी जो लीक हो गई थी, जिससे भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में काफी जो है कि
मानवीय बड़ा हादसा हुआ था, बहुत लोगों की जान भी गई थी। तो उसी के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए, साथ ही अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भारत सरकार क्या करती है, हर साल जो है कि 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाती है दोस्तों। चलिए इसके बाद आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एज द न्यू FBI, जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये अमेरिका का सबसे बड़ा जांच एजेंसी होता है। तो इसका नया डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है, तो नाम याद रखना है काश पटेल। अब देखिए जो काश पटेल हैं दोस्तों, इंडियन ओरिजिन के हैं। इनके जो माता पिता थे वो गुजराती थे और अफ्रीका से जाकर अमेरिका में बसे थे। तो एक इंडियन ओरिजिन को FBI का हेड बनाया गया है, इसलिए बड़ी न्यूज़ है। और जो अभी नवनिर्वाचित वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने ये अपॉइंटमेंट किया है। तो इसीलिए आपके आने वाले एग्जाम के लिए काश पटेल का नाम आप बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल इन ई फुटबॉल एट द एशियन ई स्पोर्ट गेम्स इन दिसंबर 2024। तो देखिए एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम में फुटबॉल वाले जो ई मैचेस थे उनमें भारत का पहला पदक किसने जीता है, तो नाम बिल्कुल याद रखना है यहाँ पे पवन कामपेली दोस्तों। ये जो पवन कामपेली हैं इनको मिस्टर ट्रॉम्बे के नाम से जाना जाता है। और ऑनलाइन जो खेल होते हैं जिसको हम ई स्पोर्ट्स बोलते हैं, उनमें इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है और इन्होंने इंडिया के लिए पहली बार इसको जीता है यहाँ पर पदक। और ये पूरा का पूरा जो टूर्नामेंट है दोस्तों, इसमें इनको जो पदक मिला है, ये कांस्य पदक मिला है। और यहाँ पूरा टूर्नामेंट बैंकॉक जो थाईलैंड की कैपिटल है वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इंडिया के लिए इस तरह का पदक जो है इन्होंने पहली बार जीता है, इसीलिए बहुत बड़ी न्यूज है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Which Indian state has recently been declared by UNESCO in December 2024 as the top destination for heritage tourism? यानी कि हेरिटेज टूरिज्म के लिए भारत ही नहीं, भारत का जो सबसे टॉप डेस्टिनेशन है जिसको यूनेस्को ने जो है कि डिक्लेयर किया है, वो कौन सा स्टेट है, तो बिल्कुल याद रखना है वेस्ट बंगाल दोस्तों। अब हेरिटेज टूरिज्म होता क्या है, तो ये एक प्रकार का अलग पर्यटक होता है जिसमें किसी भी क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति या पर्यावरण के बारे में जानने और उसकी सराहना करने के लिए उन स्थानों का क्या किया जाता है, भ्रमण किया जाता है दोस्तों। तो ये जो हेरिटेज टूरिज्म है, इस मामले में भारत का जो सबसे टॉप साइट डिक्लेयर हुआ यूनेस्को के द्वारा, वो कौन सा स्टेट है, एक बार फिर से याद रखना है वेस्ट बंगाल। और आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट द इंडियन नेवी सेलिब्रेटेड एज द नेवी डे इन एवरी ईयर। भारत में जो नेवी है, भारतीय नेवी, वो अपना नेवी डे कितने तारीख को मनाता है, तो बिल्कुल याद रखना है वो तारीख 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को हमारे यहाँ एक ऑपरेशन कराया गया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 में। ये वो समय था जब भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध चल रहा था बांग्लादेश के इशूज को लेकर। और उसी युद्ध के दौरान इंडियन नेवी ने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन ट्राइडेंट को चलाया और ये ऑपरेशन जो है बड़ा सक्सेसफुल हुआ था। और इसी के कारण इस डेट को यानी कि 4 दिसंबर को इंडियन नेवी एज ए नेवी डे के रूप में सेलिब्रेट करती है दोस्तों। इस समय जो भारतीय नौसेना है या फिर इंडियन नेवी है, उसके जो हेड हैं, नाम याद रखना है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी दोस्तों। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 8th टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट इन दिसंबर 2024। तो देखिए रातापानी ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको अब टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। और ये किस राज्य ने किया है, तो मध्य प्रदेश ने किया है। और मध्य प्रदेश इसी के साथ टाइगर रिजर्व की संख्या के मामले में 8 पर पहुंच गया है। और साथ ही अगर भारत में टोटल टाइगर रिजर्व्स की बात करें इस समय करेंटली, तो 57 हो गए हैं। और ये रातापानी जो टाइगर रिजर्व है वो भारत का 57वां टाइगर रिजर्व बन गया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज अपॉइंटेड द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र फॉर द 3rd टाइम इन दिसंबर 2024। यानी कि महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो बिल्कुल नाम याद रखना उनका, देवेंद्र फडणवीस। अब देखिए दिसंबर के महीने में 2 राज्यों में जो है कि चुनावी रिजल्ट आए थे और पूरे के पूरे चुनाव नवंबर में कराए गए थे, लेकिन रिजल्ट दिसंबर की स्टार्टिंग में आए थे। एक था झारखंड जहां पे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, और एक जो है कि यहाँ पे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस दोस्तों। महाराष्ट्र में जो टोटल विधानसभा सीटें हैं आने वाले एग्जाम में 100% पूछी जाएंगी, वो बिल्कुल आपको याद रखना है 288। और इस 288 सीटों में जो बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल थे, उन लोगों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया था जिसको महायुति गठबंधन बोला जा रहा था। और इस गठबंधन ने बड़ी ही
ज़्यादा मात्रा में सीटों को जीता था। यहाँ पे 230 यानी कि लगभग ये लगा लो कि 288 का 230 जो है कि सीटें इन लोगों ने जीता और प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। 230 सीटों में सबसे बड़ी जो पार्टी उभरी थी वो बीजेपी 132 सीटों के साथ दोस्तों। चलिए इसके बाद आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है, प्रोबा 3 मिशन बिलोंग्स टू विच स्पेस एजेंसी विच वाज लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन 5 दिसंबर 2024। अब देखिए प्रोबा 3 मिशन जो है ना, ये किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसको हमारे अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो ने लॉन्च किया है। तो उसका नाम याद रखना है ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अब ये प्रोबा 3 मिशन का मेन पर्पज क्या है, सन यानी कि सूर्य का स्टडी करना। इसके पहले भी प्रोबा 1 और प्रोबा 2 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ठीक है। प्रोबा 1 को कब लॉन्च किया गया था, 2001 में, और प्रोबा 2 को कब लॉन्च किया गया था, 2009 में दोस्तों। अब 2024 में कौन सा गया है, प्रोबा 3 गया है। अच्छा एक चीज और आप यहीं पे याद रखना कि भारत भी सूर्य के स्टडी के लिए अपना जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च कर चुका है जिसका नाम है आदित्य L1, और ये प्रोबा किसके हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द किंग ऑफ विच कंट्री केम ऑन 2-day विजिट टू इंडिया इन दिसंबर 2024। यानी किस देश के राजा 2 दिवसीय दौरे पर भारत के लिए आए थे। नाम याद रखना है भूटान, और भूटान के राजा का नाम भी आपको याद रखना है जिग्मे खेसार नामयाल वांगचुक, और इनकी वाइफ जो इनके साथ आई थी रानी जेटसन पेमा वांगचुक। ये 5 और 6 दिसंबर को भारतीय दौरे पर एक राजकीय यात्रा के रूप में आए थे दोस्तों। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द जूनियर हॉकी एशिया कप टाइटल फॉर द 5th टाइम इन दिसंबर 2024। तो दिसंबर 2024 में 5वीं बार जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब किसने जीता है, तो हमारे इंडिया ने जीता है दोस्तों। बिल्कुल याद रखिएगा, इसका जो फर्स्ट एडिशन था 1988 में हुआ था, तब से लेकर भारत यहाँ पे 5 बार इस खिताब को जीत चुका है, सबसे ज्यादा टाइटल्स है। और इन्होंने फाइनल में किसको हराया है, तो ये भी बिल्कुल याद रखना है, भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर ये टूर्नामेंट जीता है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है, RBI हैज केप्ट द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड फॉर द 11th कंसेक्यूटिव टाइम एट व्हाट परसेंट इन दिसंबर 2024। तो देखिए भारत में जो RBI है वो एक बैठक करती है जिसको MPC बोला जाता है, मौद्रिक नीति कमेटी की बैठक। 2016 से इस बैठक को कराया जा रहा है, और इस बैठक में क्या होता है कि 6 लोग भाग लेते हैं, जो 3 RBI की तरफ से होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं, ठीक है। अब ये 6 लोगों की जो समिति होती है इसको मौद्रिक नीति समिति बोला जाता है, और ये हर 2 महीने पर क्या करती है, अपनी बैठक करती है। तो रिसेंटली दिसंबर में इनकी बैठक हुई, और बैठक में लगातार 11वीं बार रेपो रेट को अनचेंज रखा गया। रेपो रेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, रेपो रेट का मतलब होता है ऐसा रेट जिस पर RBI किसी भी कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है या उधार पैसा देती है। तो यहाँ पर अगर रेपो रेट बरकरार है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी में सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर जैसे महंगाई की कंडीशन होती है तो महंगाई की कंडीशन में RBI क्या करती है, रेपो रेट को बढ़ा देती है, और मंदी के समय में क्या करती है, वो रेपो रेट को घटा देती है, जिससे जो उधार वाला लोन वगैरह होता है वो सस्ता हो जाता है, और आम जनता काफी धड़ल्ले से फिर कॉमर्शियल बैंक से लोन लेना शुरू करती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब कितने परसेंट पे उसने अनचेंज रखा है, तो रेट है 6.5%। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट रेट मैंने यहाँ पे RBI का बता दिया है जिन्होंने इस मीटिंग के दौरान डिक्लेयर किया है। उसमें आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो कौन सा, रेपो रेट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अष्टलक्ष्मी महोत्सव was celebrated from 6 to 8 December 2024 for the all-round development of which region in India। भारत के किस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए 6 से 8 दिसंबर 2024 के बीच अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया, तो ये बिल्कुल याद रखना है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 8 स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, इन्हीं को मिलाकर अष्टलक्ष्मी बोला गया, और इन्हीं स्टेट्स के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार ने दिल्ली में 6 दिसंबर को इस महोत्सव को आयोजित किया था। चलिए इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द हॉर्नबिल फेस्टिवल। देखिए
त्योहारों का त्यौहार इसको बोला जाता है और इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट वो जो है कि फेस्टिवल है और बहुत बार एसएससी इसको रिपीट करती है दोस्तों। तो ये एक तो जान लो कि 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है? नागालैंड में, ठीक है। अब इसका मेन पर्पज क्या होता है? तो मेन पर्पज होता है नागा जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा फेस्टिवल है, जो नागालैंड की कैपिटल है कौन सी? कोहिमा, वहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है इनका किसामा, और इसको इन्होंने हेरिटेज विलेज के रूप में अनाउंस कर रखा है। तो इसी किसामा हेरिटेज विलेज में ये पूरा का पूरा जो है कि फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। और इस बार जो कल्चरल इंगेजमेंट इस बार के फेस्टिवल की थीम थी, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हुज डेथ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज द महापरिनिर्वाण दिवस इन इंडिया ऑन दिसंबर 6, 2024। तो भारत में 6 दिसंबर को किस महान व्यक्ति की पुण्यतिथि को एज अ महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं? तो नाम याद रखना है BR अम्बेडकर। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से फेमस BR अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था दोस्तों, महाव नाम का एक एरिया था जो उस समय सेंट्रल प्रोविंस या फिर मध्य प्रांत, आज का मध्य प्रदेश कह सकते हो, वहां पे था। और इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो बिल्कुल याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इनकी जो डेथ हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। तो इसी 6 दिसंबर को भारत में क्या मनाया जाता है? महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में। अच्छा, मरणोपरांत इनको 1990 में भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न यानी कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान भी दिया गया था। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2024? तो देखिए, दिसंबर 2024 में भारत की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको और इफेक्टिव करने के लिए भारत सरकार ने कुछ टूल्स लॉन्च किए हैं। उस टूल्स का नाम क्या है? तो बिल्कुल याद रखना है अन्न चक्र। देखिए, यहां पर इन्होंने एक तो स्कैन नाम का पोर्टल लॉन्च किया है जिसका फुल फॉर्म है सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या फिर NFSA, और दूसरा इन्होंने क्या यहाँ पे लॉन्च किया है? अन्न चक्र। तो ये दोनों जो है कहीं ना कहीं इंडिया का जो PDS सिस्टम है या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है उसको बहुत इफेक्टिव करेंगे। और इतना अनुमान है कि भारत सरकार जो पैसा वेस्ट करती है इस प्रणाली में उसको बचाया जाएगा और 250 करोड़ रुपए की एनुअली बचत का संभावना बताया गया है दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड द ऊर्जा वीर योजना इन विजयवाड़ा इन दिसंबर 2024? अब देखो, दिसंबर 2024 में विजयवाड़ा में जो आंध्र प्रदेश की एक सिटी है, ऊर्जा वीर योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा यह योजना आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में 7 दिसंबर को लॉन्च की गई। ऊर्जा वीर योजना का जो मेन टारगेट है कि ऊर्जा कुशल उपकरणों को बढ़ावा देना, जिससे कि जो विद्युत है उसकी खपत को कम से कम किया जा सके और भारत में पर्यावरणीय सुरक्षा को या फिर पर्यावरणीय संतुलन को बनाया जा सके दोस्तों। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु हैज एज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द 68th सेशन ऑफ द कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स C&D ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2024? तो देखिए, इस बार क्या होने वाला है ना कि जो 68वां सत्र होने वाला है किस पर? नार्कोटिक्स ड्रग्स आयोग का, उसका अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। और भारत की तरफ से इस 68वें सत्र की अध्यक्षता का कार्यभार भारत ने किसको दिया है या कौन करेगा? तो बिल्कुल नाम याद रखना है शंभू कुमारन को दोस्तों। ये भारत में 68वें भारत की तरफ से नार्कोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे। और ये पूरा का पूरा जो सत्र है कब से कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो 10 से लेकर 14 मार्च 2025 के बीच। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इन दिसंबर 2024 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अब देखो, ये जो सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य है ये रिसेंटली न्यूज में आ गया क्योंकि यहाँ पे जो कैमरे लगे थे उन कैमरों में पहली बार वहां पे बंगाल टाइगर का फोटो मिला है। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो प्रूफ हो गई कि सोनाई रूपाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर भी टाइगर उपस्थित है। तो अब इस वजह से आपसे आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि फला टाइगर ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किस स्टेट में है? तो नाम आपको याद रखना है आसाम में दोस्तों।
ये देखिए यहाँ पर टाइगर की जो इमेज कैप्चर हुई थी वो है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज द 4th मेकांग गंगा धम यात्रा बीन स्टार्टेड इन दिसंबर 2024, यानी कि दिसंबर 2024 में चौथी मेकांग गंगा धम यात्रा कहां से शुरू की गई? तो ये शुरू हुई है नई दिल्ली से दोस्तों। अब इस पूरे जो मेकांग गंगा धम यात्रा है, इसमें गौतम बुद्ध के जितने भी रिलेटेड प्लेसेस हैं या फिर उनके जो भी ज्ञान वगैरह हैं उनको धीरे धीरे से स्प्रेड करना है, उनके रिलेटेड प्लेसेस पे जाकर वहां पे लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में बताना है, उनकी शिक्षा के बारे में बताना है। ये जो यात्रा है इस बार इसका चौथा एडिशन है दोस्तों, ठीक है। और ये 6 दिसंबर को इसको स्टार्ट किया गया है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट से। और इस बार की जो थीम है ना इस पूरी यात्रा का, वो आपको याद रखना है, फ्रॉम द मेकांग रिवर बेसिन टू द ग्रेट गंगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, who was the president of Syria for the last 24 years who fled the country after rebel forces took control in December 2024। पिछले 24 वर्षों से सीरिया के राष्ट्रपति कौन थे जो दिसंबर 2024 में विद्रोही बलों के नियंत्रण में उसकी राजधानी आने के बाद देश छोड़कर भाग गए हैं? तो नाम बिल्कुल याद रखना है, बशर अल असद। ये देखिए बशर अल असद है और ये देश छोड़कर कहां पर भागे, यानी किस देश ने इनको शरण दिया है? तो शरण देने वाले देश का नाम है रसिया। और जो विद्रोही बल वहां पर थे जिन्होंने पूरे के पूरे सीरिया पे कंट्रोल कर लिया है, उस विद्रोही ग्रुप का जो नाम है दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा, हयात तहरीर अल शाम। और इसके जो हेड है हयात तहरीर अल शाम, जो आतंकवादी संगठन है अमेरिका की नजर में, इसके जो हेड हैं अबू मोहम्मद अल जुलानी। ये देखो, तो इन्होंने पूरा का पूरा सीरिया अपने कब्जे में ले लिया है। अब सीरिया की थोड़ी सी कहानी समझ लो। सीरिया में मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो सुन्नी है, ठीक है, लेकिन ये जो बशर हैं ये सिया हैं। ये बशर पिछले 24 सालों से सीरिया के राष्ट्रपति थे और उससे पहले इन्हीं के परिवार वाले सीरिया को संभाल रहे थे। तो एक सुन्नी बाहुल्य कंट्री पर अगर किसी सिया नेता या फिर कह लो कि सिया समुदाय से आने वाला व्यक्ति अगर राज करता है तो कहीं ना कहीं वो सुन्नियों को बहुत नागवार गुजर रहा था और इसीलिए लगातार सीरिया में विद्रोह होते रहे थे। और फाइनली इस बार दिसंबर 2024 में सीरिया से इन सियाओं को भगा दिया गया है और इन जो सुन्नी बाहुल्य वाले विद्रोही ग्रुप हैं या कह लो कि सुन्नी बाहुल्य लोग हैं, उन लोगों ने सीरिया पे कब्जा कर लिया है दोस्तों। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, who has been appointed as the new president of Asian Cricket Council in December 2024। अब देखिए एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो हेड थे वो थे हमारे जैसा ये पद छोड़कर कहां चले गए? वो चले गए आईसीसी के हेड बन गए, तो वो पद खाली था। तो उस पद पर अब नया अध्यक्ष किसको बैठाया गया है? नाम है उनका सम्मी सिल्वा। ये देखिए श्रीलंका क्रिकेट से आते हैं ये, तो श्रीलंका के सम्मी सिल्वा अब बन गए हैं किसके? एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 19 सितंबर 1983 को। और एक यहाँ पर एक और बड़ा अपॉइंटमेंट हुआ था, जो हमारी बीसीसीआई है उसने देवजीत सेकिया को अपना जो है कि क्या अपॉइंट किया यहाँ पे, ये भी याद रखिएगा, सेक्रेटरी, क्योंकि इस पद पर भी जैसा बैठे हुए थे। तो जैसा 2 पद संभाल रहे थे, दोनों पद छोड़ दिए थे, अब दोनों पदों पे नियुक्ति हो गई है। इसके बाद दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट इन जयपुर ऑन दिसंबर 9, 2024। तो देखिए 9 दिसंबर 2024 को जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि मोस्टली जो स्टेट है, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, यूपी हो, वो विदेशियों को या फिर भारत के ही इन्वेस्टर को अपने यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए इस तरह के जो है कि सम्मेलन ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। और इसी दिशा में यहाँ पे राजस्थान ने अपना राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज किया। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द मेंस एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट इन दिसंबर 2024। तो देखिए मेंस यानी कि पुरुषों की जो अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट था, इसको बांग्लादेश ने जीत लिया है। फाइनल में बांग्लादेश ने किसको हराया? तो भारत को हराया, बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है,
प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च्ड बीमा सखी योजना टू एम्पावर वुमेन फॉर विच एज्ड ग्रुप इन दिसंबर 2024। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर क्या किया है कि बीमा सखी योजना का इनॉग्रेशन किया है। इस योजना में 18 से 70 साल की जितनी भी लड़कियां या महिलाएं हैं वो शामिल हो सकती हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि पहले उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ में कुछ पैसे भी मंथली इनको इनकम के रूप में दी जाएगी, और जब इनकी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगी तो इन महिलाओं को जो 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं उनको एज अ बीमा एजेंट के रूप में काम मिलेगा, और जो ग्रेजुएशन वगैरह की हुई महिलाएं हैं उनको यहाँ पे विकास अधिकारी की भूमिका भी दी जा सकती है। तो ये बहुत बड़ा एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है कि लॉन्च किया गया 9 दिसंबर को। अब 9 दिसंबर को इन्होंने 2 काम किया था, एक तो LIC बीमा सखी योजना को स्टार्ट किया था, और साथ ही हरियाणा के पानीपत में इन्होंने एक और महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का ब्रांच जो है कि बनाने के लिए वहां पे फाउंडेशन रखा था। चलिए इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 26th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI। ये अब तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आने वाले 3 सालों तक अब इस क्वेश्चन के लिए रेडी रहना, क्योंकि RBI का जो गवर्नर बनता है वो 3 सालों के लिए बनता है। तो RBI का नया गवर्नर 26वें नंबर का गवर्नर कौन बना है, नाम याद रखना है, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा इसके पहले भारत के रेवेन्यू सेक्रेटरी थे यानी कि राजस्व सचिव थे, और भारत सरकार के लिए बड़े बड़े जो है कि पॉलिसीज बना चुके हैं टैक्स से रिलेटेड, और इनकी इसी काबिलियत को देखते हुए भारत सरकार ने 11 दिसंबर 2024 को इनको RBI का 26वां गवर्नर अपॉइंट कर दिया। अब ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये भी नाम याद रखना है, शक्तिकांत दास, जो पिछले 6 सालों से RBI के गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे। देखिए RBI के गवर्नर का कार्यकाल 3 सालों का होता है, लेकिन RBI चाहे तो उस व्यक्ति को एक्सटेंशन दे सकता है, यानी कि 3 साल के लिए और बना सकता है। तो शक्तिकांत दास 2 बार RBI के गवर्नर बने, यानी कि 3-3 सालों के लिए, तो 6 साल उनका कार्यकाल रहा। नाम याद रखिएगा एक बार फिर से, RBI के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा का दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट डायरेक्टर एट द 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। तो देखिए 22वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित होने वाले पहले भारतीय निर्देशक का नाम बताना है, तो वो भी दोस्तों फीमेल हैं, जिनका नाम है पायल कपाड़िया। बड़ा नाम है पायल कपाड़िया। ये ऑलरेडी इस साल एक बहुत बड़ा अवार्ड जीत चुकी हैं, जो कांस फिल्म फेस्टिवल होते हैं उसमें ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने ऑलरेडी जीत रखा है। अब इनको 22वें जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हैं वहां पर इनकी जो मूवी है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसको नॉमिनेट कर दिया गया है एज अ बेस्ट डायरेक्टर के लिए। तो अगर ये अवार्ड जीत जाती हैं तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट होगा दोस्तों। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेटेस्ट मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेड इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी इन दिसंबर 2024। तो देखिए रसिया ने हमको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है कि मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट दिया है, उसका नाम आपको याद रखना है INS तुसील। ये देखिए INS तुसील है, और यहाँ पे हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनकी उपस्थिति में ये पूरा का पूरा रसिया ने हमें जो है कि सौंपा है। तो ये बड़ी न्यूज़ है, बिल्कुल याद रखना है। और साथ ही एक चीज और याद रखना है कि 10 दिसंबर को ही हमारे देश के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और उनके जो रूसी समकक्ष थे आंद्रे बेलोसोव, उन लोगों ने इंडिया और रूस के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं उस पर अपनी मीटिंग भी की थी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व एज द ह्यूमन राइट्स डे, यानी कि मानव अधिकार दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है। तारीख याद रखना है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर 1948 को पहली बार यहाँ पे मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी, और इसीलिए पूरी दुनिया हर साल इस 10 दिसंबर को एज ए ह्यूमन राइट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करती है। इस बार की जो थीम है आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ, यानी कि हमारे अधिकार हमारा भविष्य और अभी चाहिए। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। भारत में भी मानवाधिकारों से संबंधित एक शीर्ष संस्था बनाई गई है जिसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। गैर संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना अक्टूबर 12 को 1993 में की गई थी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंडियाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट द अंडर कंस्ट्रक्शन नोएडा एयरपोर्ट वाज सक्सेसफुली एयर टेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिसंबर 2024 इन विच स्टेट इज दिस ट्रांसपोर्ट लोकेटेड।
ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो निर्माणाधीन है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि टेस्टिंग वगैरह शुरू हो गई है। तो यहाँ पे जो पहली टेस्टिंग कराई गई है बड़ी सक्सेसफुल रही है। अब आपसे तो ये पूछा जा रहा है कि ये एक्चुअल में लोकेटेड कहाँ पर है। तो देखो, उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है गौतम बुद्ध नगर, वहाँ पे जेवर नाम का प्लेस है, वहीं पे इसको बनाया जा रहा है। तो आपको स्टेट याद रखना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा में पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है, जैसे ही ये पूरी की पूरी जो इसकी सफल लैंडिंग हुई पहली फ्लाइट की, टेस्टिंग फ्लाइट की, तो यहाँ पे जो है कि तोपों, ये पानी के तोपों की सलामी दी गई है। इसको क्या बोला जाता है, वाटर कैनन सैल्यूट दोस्तों। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। और अप्रैल 2025 से इस हवाई अड्डे के पूरी तरीके से खुल जाने की पूरी उम्मीद है कि यहाँ का जो काम वगैरह है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवार्डेड एज अ चैंपियंस ऑफ द अर्थ बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप इन दिसंबर 2024। तो देखिए, पूरी दुनिया की पर्यावरण से रिलेटेड जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है उसको चैंपियंस ऑफ द अर्थ बोलते हैं। ठीक है, और इस बार 2024 में चैंपियंस ऑफ अर्थ 6 लोगों को, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको दिया गया है। उसमें भारत की तरफ से भी एक नाम आ गया है, तो वो नाम बिल्कुल आपको याद रखना है, माधव गाडगिल। अभी देखिए, जो माधव गाडगिल है, इन्होंने भारत के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम किया था। 2010 में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जब पश्चिमी घाट पर पारिस्थितिकी विशेषज्ञों की पैनल बनाई गई थी, तो उस पैनल के हेड थे, और इनका पूरा का पूरा जो काम है इंडिया के वेस्टर्न घाट के बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का है दोस्तों। ठीक है, तो अब बिल्कुल आपको ये याद रखना है। अब देखो, इस बार जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है, मैंने बोला कि वो 6 लोगों को दिया गया है, जिसमें से 5 इंडिविजुअल हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन है मिस्र का सेकेम संगठन, जो उद्यमशीलता दृष्टि वाली कैटेगरी के लिए मिला है। साथ ही हमारे ये जो माधव गाडगिल जी हैं, इनको कौन सी कैटेगरी के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट। बाकी और भी नाम है, इस पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अच्छे से इसको पढ़ लेना। गूगल हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च सर्व यूट्यूब चैनल्स इन 29 इंडियन लैंग्वेजेस इन पार्टनरशिप विथ होम इन दिसंबर 2024। तो गूगल ने दिसंबर 2024 में भारत की 29 भाषाओं में बहुत सारे यूट्यूब चैनलों को क्लास 1 से लेकर 12 के बच्चों के यूजफुल के लिए वीडियोज बनाने का जो है कि एक प्रोग्राम लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया है। और इस पूरी की पूरे प्रोजेक्ट में गूगल के उसका कोलैबोरेशन किसके साथ होगा या उसका सहयोगी कौन होगा, तो नाम आपको इस सहयोगी का याद रखना है, एनसीईआरटी। जो दोस्तों एनसीईआरटी है और गूगल है, एक बार फिर से समझिएगा कि 1 से 12 तक की क्लास के लिए 29 इंडियन लैंग्वेजेस में वो ढेर सारे यूट्यूब चैनल बनाएंगे। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 78th यूनिसेफ फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि 78वां यूनिसेफ स्थापना दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है, तो तारीख बिल्कुल आपको याद रखना है, 11 दिसंबर। यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। यूनिसेफ का मतलब क्या होता है, ये बिल्कुल जो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में जो महिलाएं और बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। यूनाइटेड नेशन यहाँ पे कंटीजेंसी फंड इसको बोला जाता है, जो चिल्ड्रंस और वुमेन से रिलेटेड होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन ऑन 12 दिसंबर 2024। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये विश्व चैंपियन, शतरंज का विश्व चैंपियन, सबसे कम उम्र में बनने वाला व्यक्ति या खिलाड़ी, तो नाम बिल्कुल याद रखना है। ये देखो, ये है हमारे यहाँ के, इनका नाम क्या है, एक बार फिर से याद रखिएगा, डोमराजू गुकेश दोस्तों। और 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे विश्व शतरंज का चैंपियन बन गया है दोस्तों। 12 वर्ष की आयु में ही इसने बोल दिया था कि मेरी इच्छा है कि मैं एक दिन जरूर सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन बनूंगा, और इन्होंने अपनी इस इच्छा शक्ति के माध्यम से इस इच्छा को पूरा भी किया दोस्तों। और पूरी दुनिया में इससे कम उम्र का अब तक कोई भी विश्व चैंपियन नहीं था। इन्होंने किसके रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो गैरी कास्परो, जो 22 साल की उम्र में बने थे। अच्छा, विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले ये भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं। इनसे पहले भारत की तरफ से 4 बार इस खिताब को जीता है विश्वनाथन आनंद ने दोस्तों। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, Who has been awarded the 34th व्यास सम्मान in December 2024, यानी कि दिसंबर 2024 में
34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? नाम याद रखना है, सूर्यबाला, हिंदी की फेमस लेखिका हैं। अभी देखिए जो ये व्यास सम्मान होता है, ये हिंदी भाषा में लिखी गई जो किताबें होती है पिछले 10 सालों के अंतर्गत, उन्हीं में से जो बेस्ट किताबें होती है उनको व्यास सम्मान के रूप में जो है कि सम्मानित किया जाता है। ठीक है, अब सूर्यबाला को जो कि उनकी किताब थी, कौन सी, बिल्कुल किताब का नाम याद रखना है, कौन देश को वासु वेणु की डायरी। इस किताब के लिए इनको जो है कि इस बार का व्यास सम्मान मिला है। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और पिछला जो 33वां व्यास सम्मान था वो यादें और यादें, हिंदी की ही लेखिका थी पुष्पा, उनको दिया गया था दोस्तों। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, Who has become the world's first female cricketer to score 4 ODI century in a calendar year in this year? तो एक ही वर्ष में यानी कि जनवरी से दिसंबर के बीच, इसको क्रिकेट का एक कैलेंडर ईयर बोलते हैं, इसमें 4 ODI शतक लगाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? नाम याद रखना है, स्मृति मंधाना। भारत की फेमस खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है कि अपना जो डेब्यू किया था इंटरनेशनल क्रिकेट का 2013 में 16 ईयर की एज में किया था। भारत की बड़ी ही प्रतिभावान खिलाड़ी हैं और इन्होंने इस बार यानी कि जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 के बीच एक साल के अंदर में इन्होंने 4 ODI शतक ठोक दिए हैं, जो आज तक किसी भी महिला क्रिकेटर ने नहीं किया था। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ बाउमा कॉन एक्सपो इंडिया 2024 हेल्ड फ्रॉम दिसंबर 11 to 14 एट इंडिया एक्सपो सेंटर इन ग्रेटर नोएडा? तो देखो इसका मेन जो पर्पस है वो कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इक्विपमेंट पर है और यहाँ पे 100 कंट्रीज के लगभग 1000 जो ब्रांडेड इक्विपमेंट थे उनको यहाँ पे एग्जिबिट किया गया, उनका प्रदर्शनी लगाया गया और ये पूरा का पूरा जो प्रदर्शनी है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ऑर्गेनाइज किया गया दोस्तों। नितिन गडकरी ने इसको इनॉग्रेट किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर 2024? तो देखिए पिछले महीने यानी नवंबर 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का जो खिताब है वो किन खिलाड़ियों को मिला है? नाम इनका याद रखना है, हरीश रऊफ। अब देखिए जो हरीश रऊफ है ये पाकिस्तान से आते हैं मेल वाली कैटेगरी के लिए और इंग्लैंड की खिलाड़ी जिनका नाम है डैनी वॉट हॉज, ये मिली, इनको बोला गया है फीमेल क्रिकेटर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर। चलिए इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, Where was the 10th World Ayurveda Congress WAC and आरोग्य एक्सपो हेल्ड इन दिसंबर 2024? तो देखिए पूरी दुनिया में आयुर्वेद को एक और वैश्विक पहचान बढ़ाने के लिए या आयुर्वेद को और तेजी से पॉपुलर करने के लिए इस बार का जो 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस है, इसकी जो बैठक हुई वो कहाँ पर हुई? तो ये हुई उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में दोस्तों। भारत में 2011 से वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस स्टैब्लिश है, इसको भारत की जो विज्ञान भारती है उसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था और तब से लेकर ये हर साल इसको जो है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। इस बार का ये पूरा का पूरा जो मीटिंग था कांग्रेस, इसका सम्मेलन आयुर्वेद पर, ये कहाँ हुआ है? देहरादून में हुआ है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज द पर्सन ऑफ द ईयर 2024 फॉर टाइम मैगजीन इन दिसंबर 2024? तो देखिए दिसंबर में जो दुनिया की एक बड़ी फेमस मैगजीन है टाइम मैगजीन, उसने 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया है? तो बिल्कुल नाम याद रखना है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले 2016 में भी इस मैगजीन के कवर पेज पे आ चुके थे। अब इस मैगजीन के कवर पेज पर भारत में या भारत की तरफ से अब तक एक ही व्यक्ति को जगह मिली है, वो भी 1930 में। वो कौन थे? महात्मा गांधी, जिनको संत गांधी के नाम से इस मैगजीन ने अपने कवर पेज पे जगह दिया था दोस्तों। हु चेयर्ड द 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज इन न्यू दिल्ली इन दिसंबर 2024? तो देखिए दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो बिल्कुल याद रखना है, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों। ये जो जितने भी भारत के सचिव हैं यानी कि सेक्रेटरी हैं, चाहे वो डिफेंस सेक्रेटरी हो, फाइनेंस सेक्रेटरी हो, रेवेन्यू सेक्रेटरी हो या फिर और भी जितने भी होम सेक्रेटरी हो, इन सब की क्या होती है कि मीटिंग होती है। और इस तरह की जो पहली मीटिंग हुई थी वो बिल्कुल आप याद रखिएगा धर्मशाला में 2022 जून में हुआ था। और इस बार कौन सी मीटिंग है? चौथी मीटिंग है जिसको नई दिल्ली में कराया गया। हु इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस एडवांस्ड RPV रूट पेट्रोलिंग व्हीकल्स टू इनहेंस हाईवे सेफ्टी?
तो राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्नत आरपीवी पेश करने की योजना कौन बना रहा है? तो हमारा जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये बना रहा है दोस्तों। और ये बहुत जल्द ही राजमार्ग साथी के नाम से एक नए रूट पेट्रोलिंग व्हीकल्स लॉन्च करेगा, जिसमें कैमरे और भी बहुत सारे जो फर्स्ट एड वगैरह होंगे वो सारे इसमें क्या होंगे, सम्मिलित होंगे, जिससे जो राजमार्गों पे दुर्घटनाएं होती हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका हु केम टू इंडिया ऑन 3-day विजिट ऑन 14 दिसंबर 2024? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति का क्या नाम है जो 14 दिसंबर 2024 को 3 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आए थे? तो नाम बिल्कुल याद रखना है, अनुराग कुमारा दिशानायके। सितंबर महीने में श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। उन राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करके श्रीलंका के इतिहास में पहले कम्युनिस्ट नेता बने थे जो वहां के प्रधानमंत्री बने हैं। और प्रधानमंत्री के बनने के बाद इनका पहला जो विदेशी दौरा रहा वो भारत के लिए रहा। भारत के लिए ये 15 से 17 दिसंबर के लिए आए थे। इस दौरान ये भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भी मुलाकात की। साथ ही इंडिया और श्रीलंका के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं या और भी जो व्यापारिक संबंध हैं उन मुद्दों पर काफी बात की गई दोस्तों। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, Who has made history by becoming the first person in the world to reach a net worth of $400 billion according to Bloomberg Billionaires Index in December 2024? तो देखो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार पूरी दुनिया का पहला व्यक्ति जो $400 बिलियन की संपत्ति पार कर गया है, नाम याद रखना है, एलन र्यू मस्क। $400 बिलियन। भारत का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी है, उनके पास बस $120 बिलियन है और ये कहां पहुंच गया, $400 बिलियन। इनकी दो बड़ी फेमस कंपनियां हैं जिसका नाम एक तो स्पेस एक्स है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करता है, साथ ही ऑटोमोटिव कंपनी इनकी एक टेस्ला है, ये भी बड़ी फेमस कंपनी है। साथ ही बहुत सारे सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट करती है इनकी कंपनी, लेकिन ये दो इनके जो है कि मेन कंपनियां हैं। चलिए इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जाकिर हुसैन, अ लेजेंडरी आर्टिस्ट हु रिसीव द पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, देख रहे कितने बड़े बड़े अवार्ड इनको मिले हैं, एंड मेनी ग्रैमी अवार्ड्स, पास्ड अवे इन दिसंबर 2024। ही वाज रिनोड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच फील्ड? तो बिल्कुल याद रखना है, तबला और क्लासिकल शास्त्रीय संगीत जिसको बोलते हैं उस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। इनका जन्म 1951 में मुंबई में हुआ था। इनके पिता अल्लाह राखा एक बड़े ही महान तबला वादक थे। पिता के गुणों को पुत्र ने सीखा और पुत्र भी एक बहुत महान तबला वादक बना और इतने बड़े महान बने कि भारत सरकार ने 1988 में पद्मश्री, 2002 में इनको पद्म भूषण और 2023 में इनको पद्म विभूषण भी दे दिया दोस्तों। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच टीम डिड इंडिया डिफीट इन द फाइनल ऑफ द वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप इन दिसंबर 2024? तो देखिए दिसंबर 2024 में महिला जूनियर हॉकी एशिया कप के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? तो नाम बिल्कुल याद रखना है, चीन। भारत ने यहाँ पे चीन को हराकर, पेनल्टी शूट वाला मैच था लास्ट फाइनल, चाइना को 3-2 से हराकर भारत ने यहाँ पे वुमेन्स जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी चैंपियनशिप जीत लिया है। और इतनी बड़ी खुशी से हुई कि भारत के जो यहाँ पे हॉकी इंडिया है उसने सभी खिलाड़ियों को 2 लाख और जो सपोर्टिंग स्टाफ थे उनको 1 लाख रुपए अवार्ड के रूप में देने की घोषणा भी कर दी दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच टीम वोन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 इन दिसंबर 2024? अब देखिए दिसंबर 2024 में क्रिकेट से रिलेटेड जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है इसको किस टीम ने जीता है? तो टीम का नाम याद रखना है, मुंबई। मुंबई के कैप्टन श्रेयस अय्यर यहाँ पे ट्रॉफी ले रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी होती है T20 वर्जन में खेली जाती है और इसका जो पहला एडिशन था 2006-07 में खेला गया था। इस बार का एक बार फिर से याद रखना है, किस टीम ने जीता है? मुंबई ने। फाइनल में कौन सी टीम हारी है? मध्य प्रदेश दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 16 दिसंबर इन इंडिया टू ऑनर विच इंपॉर्टेंट इवेंट? भारत में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जो भारत की विजय हुई थी दोस्तों। अब देखो 1971 में बांग्लादेश के इशू को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा युद्ध हुआ था, ठीक है। और उस युद्ध में जो बांग्लादेश ये पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष थे जिनका नाम क्या था, बिल्कुल यहाँ पे याद रखिएगा, आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी,
23,000 सोल्जर के साथ, जो उनके सैनिक थे सोल्जर्स, उनके साथ इन्होंने जो है कि आत्मसमर्पण किया था। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे भारत का अचीवमेंट था, क्योंकि 93,000 सैनिक एक साथ वहाँ पे भारत के आगे आत्मसमर्पण कर रहे थे। और इसीलिए 16 दिसंबर को इस तारीख को पूरे भारत में एज ए विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट हैज अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट योगा पॉलिसी टू बिकम ग्लोबल योगा हब इन दिसंबर 2024। तो देखो किस राज्य ने दिसंबर 2024 में ग्लोबल योगा हब बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है। तो वो बिल्कुल आपको याद रखना है, उस राज्य का नाम उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो ऋषिकेश नाम का सिटी है, ऑलरेडी योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। दिलराज प्रीत कौर वहां की एक बड़ी फेमस योगा टीचर है, जिनको एज ए उत्तराखंड योगा ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया गया है। विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट इनलैंड वाटरवेज कनेक्टिविटी इन दिसंबर 2024। तो देखो दिसंबर 2024 में अंतरदेशीय जलमार्ग संपर्क को बढ़ाने के लिए भारत सरकार कौन सी योजना शुरू की है, उस योजना का नाम है जलवाहक स्कीम। और जलवाहक स्कीम को जो केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। नेशनल वाटरवेज नंबर 1 यानी कि गंगा रिवर में, नेशनल वाटरवेज नंबर 2 यानी कि ब्रह्मपुत्रा रिवर में, और नेशनल वाटरवेज नंबर 16 जो कि बराक नदी में है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर हेल्ड फ्रॉम दिसंबर 17 टू 23 2024। 17 से 23 दिसंबर 2024 के बीच भारत में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ आयोजित किया गया? नाम याद रखना है, मध्य प्रदेश। अब इस मेले का पूरा जो मेन फोकस होता है कि जो वनोत्पाद होते हैं या वन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें जो व्यापारी लगे होते हैं, इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं इस महोत्सव में। और फिर इस क्षेत्र को यानी कि फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज हैं, इनको और कैसे आगे बढ़ाया जाए, पर्यावरण को संतुलित भी साथ में रखा जाए, उन सब मुद्दों पर एक वाइड जो है कि डिस्कशन होता है दोस्तों। अब बिल्कुल इस बार की जो थीम है ये भी आपको याद रखना है, वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर वाज द गढ़ीमाई फेस्टिवल फेमस फॉर मास एनिमल सैक्रिफाइस हेल्ड एवरी 5 years सेलिब्रेटेड इन दिसंबर 2024। तो दुनिया का सबसे बड़ा पशुओं का जो बलि देने वाला एक त्यौहार है, जो गढ़ीमाई फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो बिल्कुल याद रखना है, बरियारपुर नेपाल में। अब जो नेपाल का मधेसी प्रोविंस है यानी मधेसी प्रांत है, वहाँ पे बरियारपुर नाम का एक जगह है, और वहीं पर एक मंदिर है गढ़ीमाई मंदिर, जहाँ पे हर 5 साल पर दुनिया का सबसे बड़ा बलि महोत्सव ऑर्गेनाइज होता है। यानी कि यहाँ पे इतनी ज्यादा पशुओं की बलि दी जाती है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं दी जाती। इसका जो लास्ट वाला एडिशन था वो 2019 में हुआ था, और इस बार ये महोत्सव 2 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 के बीच चला दोस्तों। द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ विच कंट्री वाज कन्फर्ड द रैंक ऑफ ऑनरी जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी इन दिसंबर 2024। तो भारत सरकार ने अपनी जो मानद उपाधि है, मानद जनरल की उपाधि, वो किस देश के सेनाध्यक्ष को दिया है? तो बिल्कुल नाम याद रखना है, नेपाल के सेनाध्यक्ष। ये देखिए नेपाल के सेनाध्यक्ष है, ये हमारे देश की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, जो इनको इस उपाधि से सम्मानित कर रही हैं। इनका नाम क्या है? अशोक राज सिद्धगिल। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। सिलिनेक्स बहुत इंपॉर्टेंट बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये इंडिया और किस देश के साथ दिसंबर 2024 में कराया गया? तो बिल्कुल उस देश का नाम याद रखना है, श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश। सिलिनेक्स पहली बार 2005 में आयोजित हुआ था, ये एक प्रकार का नेवी एक्सरसाइज है। ठीक है, अभी रिसेंटली आप देखे होंगे कि भारत और श्रीलंका ने अगस्त महीने में एक और मित्र शक्ति नाम से एक सैन्य अभ्यास किया था। तो जो मित्र शक्ति होता है ना, वो क्या है? वो आर्मी एक्सरसाइज है, लेकिन यहाँ पे जो सिलिनेक्स की मैं बात कर रहा हूँ ये नेवी एक्सरसाइज है दोस्तों। अच्छा, कहाँ पर इसको इस बार ऑर्गेनाइज किया गया? प्लेस बिल्कुल याद रखना है, विशाखापत्तनम में जो पूर्वी नौसेना कमान है वहां पर। हु हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर द 3rd बावर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट इन ब्रिस्बेन ऑन दिसंबर 18, 2024। 18 दिसंबर 2024 को ब्रिस्बेन में होने वाले तीसरे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के टेस्ट के मैच के बाद किस बड़े फेमस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो वो नाम याद रखना है, रविचंद्रन अश्विन दोस्तों। इनका जो क्रिकेट करियर था रविचंद्रन अश्विन का, वो 2010 में स्टार्ट हुआ था। तो 2010 से लेकर 2024 तक इनका 14 सालों का शानदार क्रिकेट
का करियर रहा और इन 14 सालों में ये भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए, क्योंकि अनिल कुंबले भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और दूसरे नंबर पे कौन है, रविचंद्रन अश्विन दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी इन दिसंबर 2024। तो भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में इनॉग्रेट किया गया है, भी बिल्कुल याद रखना है। डायबिटीज एक प्रकार की बीमारी है जिसमें आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और इंसुलिन नामक हार्मोन्स इस बीमारी में बड़ा ही कारगर होता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2024 विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिसंबर 2024। तो देखिए भारत में 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया लोकसभा में। इसका मेन पर्पज क्या है, तो मेन पर्पज है लोकसभा और राज्य विधानसभा के जितने भी इलेक्शन हैं वो सब एक साथ कराया जाए, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा बिल किसके द्वारा पेश किया गया है, तो हमारे जो यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल हैं उनके द्वारा दोस्तों। अब भारत में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी बनाई गई थी हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2023 में, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट में इन्होंने इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को अप्रूव किया था और कैबिनेट की जो मीटिंग थी उसमें भी भारत सरकार ने भी फाइनल कर दिया कि बहुत जल्दी हम इंडिया में वन इलेक्शन और वन नेशन वाला कॉन्सेप्ट लागू कर देंगे और उसी के रिगार्डिंग 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भारत में पेश किया गया लोकसभा में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स ग्लोबली एज ए दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 तक वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में भारत का स्थान क्या है, बिल्कुल याद रखना है। अब भारत बन गया है तीसरा। इंडिया में बहुत तेजी से स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं और जिसके कारण भारत बहुत तेजी से स्मार्टफोन की क्या कर रहा है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहा है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच टेंपल हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस स्वॉर्ड ऑफ ऑनर फ्रॉम द ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल इन दिसंबर 2024। तो देखिए जो ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल है उस एक अवार्ड देता है, उसका बड़ा ही फेमस अवार्ड है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। तो इस बार का ये जो अवार्ड मिला है भारत में अयोध्या राम मंदिर को मिला है। अयोध्या राम मंदिर का जो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन है वो कौन सी कंपनी कर रही है, तो मेसर्स लॉर्सन एंड टूब्रो नाम की कंपनी है जिसको ऑलरेडी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से इस बार की गोल्डन ट्रॉफी भी मिल चुकी है। जून 2025 तक इस अयोध्या मंदिर के कंप्लीट होने की पूरी उम्मीद है और इस मंदिर का इनॉग्रेशन इसी साल 22 जनवरी 2024 को किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट विच वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2024। तो देखिए किसानों जब कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो वो कीटनाशक कहीं ना कहीं उनके शरीर पे भी आता है जो उनके स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही हानिकारक होता है। तो भारत सरकार ने किसानों को एक एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट लॉन्च किया है उनके लिए, जिससे कि उनके स्वास्थ्य को पेस्टिसाइड छिड़काव के समय खतरा ना हो। उस सूट का नाम क्या है, तो बिल्कुल याद रखना है, किसान कवच दोस्तों। ये देखिए किसान कवच है, ये जितेंद्र सिंह हमारे जो मंत्री जी हैं उन्होंने इस पूरे जो सूट है इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। तुलसी गौड़ा पॉपुलरली नोन एज वृक्ष देवी डाइड इन दिसंबर 2024। शी वाज अ फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट फ्रॉम विच स्टेट। तो बिल्कुल नाम याद रखना है उस स्टेट का, कर्नाटक। अब देखिए ये हैं तुलसी गौड़ा और इनको 2021 में पद्मश्री भी दिया गया। अब इनका ओरिजिनल जो जन्म था 1944 में होनाली गांव में हुआ था और ये हलाकी नाम की एक जनजाति से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अपने पूरे जीवन के काल के दौरान लगभग 1 लाख पेड़ों को लगाया, साथ ही इनको बहुत सारा वृक्षों के बारे में जानकारी है। इस वजह से इनको जो है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है दोस्तों। तो बड़ी ही फेमस नाम है और रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। Who will become the first Indian state to implement the Uniform Civil Code starting January 2024? तो जनवरी 2025 यानी 1 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू करके भारत का पहला राज्य कौन बनने जा रहा है? नाम बिल्कुल याद रखिएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राज्य सरकार ने 2024 में यानी इसी साल इन लोगों ने अपने यहाँ से यूसीसी पास कर दिया था और उनको फिलहाल 1 जनवरी 2025 से लागू भी कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये जो यूसीसी होता है इसको संविधान के आर्टिकल 44 में एज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट के अंदर रखा गया है। यूसीसी का मतलब होता है कि किसी भी जगह पर जितने भी धर्म समुदाय जाति के लोग हैं वो इन 4 मुद्दों पे किस पर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने, इन 4 मुद्दों पे सेम पॉलिसी या फिर सेम नियम कानून फॉलो करेंगे। ये होता है यूसीसी का मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
हु हैज़ अपॉइंटेड एज एसबीआई न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर इन दिसंबर 2024। तो देखिए दिसंबर 2024 में एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। नाम बिल्कुल आपको याद रखना है, उनका नाम है राम मोहन राव आमरा। अभी जो राम मोहन राव आमरा हैं ये एसबीआई के नए एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, लेकिन एसबीआई के जो चेयरपर्सन है वो नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ये एसबीआई के बड़े हेड हैं और फिर ये हैं उसके एमडी दोस्तों। अब एसबीआई भारत सरकार का पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, जिसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1 जुलाई 1955 को। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द फीफा बेस्ट अवार्ड्स 2024 इन दिसंबर 2024। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो फीफा होता है ये फुटबॉल से रिलेटेड दुनिया की सबसे बड़ी सुप्रीम अथॉरिटी होती है और ये हर साल मेल फीमेल के कैटेगरीज में जो बेस्ट प्लेयर होते हैं उनको अवार्ड देता है। तो इस बार पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी फुटबॉल के क्षेत्र में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है विनिसियस जूनियर। ये देखिए विनिसियस जूनियर है, ब्राजील से आते हैं, इस साल के ये बेस्ट मेल खिलाड़ी बने हैं दोस्तों। अगर फीफा की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1904 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है ये समय याद रखिएगा ज्यूरिख में है और जकार्ता में, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे एक और नाम याद रखना है आपको कि जो महिला खिलाड़ियों वाली कैटेगरी थी उसमें सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है, तो एतेना बोनमाटी स्पेन से आती हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वोन नेशनल तानसेन सम्मान 2023 इन दिसंबर 2024। अब देखिए निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 को जीता है। नाम आपको याद रखना है स्वपन चौधरी। ये भारत के फेमस तबला वादक है स्वपन चौधरी जी, इनको इस बार का तानसेन सम्मान दिया गया है। अभी जो तानसेन फेस्टिवल होता है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा इस बार 18 दिसंबर को ग्वालियर में ऑर्गेनाइज किया गया और इसी दौरान एक और यहाँ पे पुरस्कार दिया गया जो राजा मानसिंह तोमर अवार्ड था। ये इंदौर की एक सानंद न्यास है संस्था, उसको दिया गया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन दिसंबर 2024। तो दिसंबर 2024 में किस नए देश ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के एग्रीमेंट फ्रेमवर्क पे साइन किया है। नाम उसको याद रखना है मालडोवा। इसके पहले आप एक चीज और समझना कि रिसेंटली 104 यानी कि 104th जो कंट्री मेंबर बना है आईएसए का, आर्मेनिया बना था पिछले महीने नवंबर में, लेकिन मालडोवा अभी फुल मेंबर नहीं बना है, अभी इसने एग्रीमेंट साइन किया है। अब बात करते हैं आईएसए की, तो आईएसए का मतलब होता है एक ऐसा संगठन जो पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसकी स्थापना COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के दौरान पेरिस में भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में है दोस्तों। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच विलेज इन गुजराती बिकम्स इंडियाज फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज इन दिसंबर 2024। तो देखिए दिसंबर 2024 में गुजरात में कौन सा गांव भारत का पहला सौर सीमा गांव बना है। नाम उसका याद रखना है मसाली विलेज। अब जो भारत का ये जो मसाली विलेज है ये पाकिस्तान की सीमा से 40 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ पे टोटल आबादी 800 किलोमीटर है। भारत सरकार ने इसी साल पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की है, जिसमें 300 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है और साथ ही सभी लोगों को अपने घर की छतों पर ये जो सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी वगैरह भी दिया जा रहा है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव रिलीज्ड इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ विच एडिशन ऑन 21 दिसंबर 2024। तो देखिए जो हमारे देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, उन्होंने 21 दिसंबर 2024 को भारत वन स्थिति रिपोर्ट के किस संस्करण को जारी किया है, वो संस्करण है 2023 का। अब इसमें जितने भी और भी चीजें हैं रिपोर्ट की ऑलरेडी इस पे एक वीडियो में बना चुका हूं, आप उसको जाकर देख लेना, मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है डलवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन हैज वर्ल्ड मेडिटेशन डे बीन सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड दिस ईयर। विश्व ध्यान दिवस दुनिया में पहली बार इस साल किस तारीख को मनाया गया, तो नाम याद रखना 21 दिसंबर। जैसे विश्व योगा दिवस 21 जून को मनाते हैं, ऐसे ही मेडिटेशन डे हम लोग यहाँ पर 21 दिसंबर को मनाना स्टार्ट कर दिए हैं। ये पहली बार हुआ है दोस्तों। इस बार की जो थीम है मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मोनी, ये याद रखना है।
व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रिपोर्ट इन दिसंबर 2024। तो देखिए जो भारत का ये यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक है, इसमें रैंक क्या है, तो बिल्कुल रैंक याद रखना है 39th दोस्तों। हु ऑथर्ड द हिंदी पोएट्री बुक मैं जब तक आई बहार विच वाज ऑनर्ड एट साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन दिसंबर 2024। तो हिंदी काव्य पुस्तक मैं जब तक आई बहार की लेखिका कौन है जिन्हें दिसंबर 2024 में भारत का एक प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया, तो नाम याद रखना है उनका गगन गिल। अब देखिए जो साहित्य अकादमी अवार्ड होता है ये 1954 से हर साल दिया जाता है। भारत की कितनी भाषाओं में दिया जाता है, 24 भाषाओं में, जिसमें से 22 भाषाएं तो संवैधानिक भाषाएं होती है जो संविधान में दर्ज हैं। इसके अलावा राजस्थानी और इंग्लिश 2 और भाषाएं हैं जिसमें ये दिया जाता है, ठीक है। अब इस बार क्या हुआ कि टोटल 21 भाषाओं के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अभी जो पुरस्कार की जो सेरेमनी होगी वो 8 मार्च 2025 को दिल्ली में होगी, लेकिन यहाँ पे विजेताओं का अनाउंसमेंट हो गया है। पूरा का पूरा ये लिस्ट है किस भाषा में किसको और किस वर्ग के लिटरेचर के लिए मिला है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है गगन गिल। ये हिंदी के लिए कविता वाली कैटेगरी में इनकी बड़ी फेमस कविता थी, उसके लिए इनको दिया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ नेपाल टू इंडिया इन दिसंबर 2024। तो देखिए दिसंबर 2024 में भारत में नेपाल का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो नेपाल सरकार ने भारत के लिए अपना राजदूत रामचंद्र, वहां के जो प्रेसिडेंट है नेपाल के रामचंद्र पौडेल, उन्होंने डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को अपॉइंट किया है। ये इनका दूसरा कार्यकाल है, या कह सकते हो कि ये रीअपॉइंटेड हुए हैं, क्योंकि इसके पहले ये मार्च 2022 से लेकर जुलाई 2024 तक ऑलरेडी इंडिया के लिए, मतलब नेपाल के लिए इंडिया में राजदूत का कार्यभार संभाल चुके थे। अब नवीन श्रीवास्तव भारत के वो राजदूत हैं जो नेपाल में है और भारत के लिए काम करते हैं दोस्तों। विच कंट्री विल होस्ट द पैरा एथलीट्स वर्ल्ड चैंपियंस 2024 मार्किंग द फर्स्ट टाइम द प्रेस्टिजियस इवेंट इन दैट कंट्री। कौन सा देश पैरा एथलीट्स विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा, जो उस देश में पहली बार इसका आयोजन होगा, तो बिल्कुल नाम याद रखना है उस देश का, इंडिया। इंडिया इस तरह का इंटरनेशनल टूर्नामेंट पहली बार ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। ये पूरा का पूरा जो टूर्नामेंट है अगले साल सितंबर 26 से अक्टूबर 5 के बीच 2025 में, यानी कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित होगा दोस्तों। विच टीम वोन द इनॉग्रल अंडर 19 ACC वुमेन्स T20 एशिया कप 2024 इन दिसंबर 2024। अब देखो दिसंबर 2024 में पहला अंडर 19 ACC महिला T20 एशिया कप का खिताब किसने जीता, तो ये पहली बार टूर्नामेंट हुआ और पहली बार ही हमारी महिलाओं की टीम ने धमाकेदार जीत दर्ज की। इन्होंने फाइनल में किसको हराया, तो फाइनल में इन्होंने बांग्लादेश को हराया, ये भी याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है ऑन विच डेट इंडियन नेशनल फार्मर्स डे बीइंग ऑब्जर्व्ड अक्रॉस नेशन, यानी कि भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तारीख याद रखना है 23 दिसंबर को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती होती है, जो किसानों के कल्याण के लिए अपने प्रधानमंत्री काल में बहुत सारे काम किए थे। तो इसी वजह से इनकी जयंती को भारत में एज ए किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चौधरी चरण सिंह का जो जन्म हुआ था दोस्तों 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में नूरपुर नामक गांव में हुआ था, और इन्होंने, मैंने बताया ना कि किसानों के लिए बहुत अच्छे काम किए थे, जिसकी वजह से भारत रत्न इन्हें 2024 यानी पिछले साल दिया गया था। साथ ही इनके समाधि स्थल का नाम किसान घाट है, ये भी याद रखना है। In December 2024, Prime Minister Narendra Modi was awarded which country's highest civilian honor, the Order of Mubarak al-Kabir। तो मुबारक अल कबीर किस देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है जिसको भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया, नाम उस देश का याद रखना है कुवैत। अब देखो पिछले 43 सालों में भारत की जो प्रधानमंत्री कुवैत की दौरे पे गए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले हैं, और वहां पे कुवैत की सरकार के जो हेड हैं इन्होंने ये जो है कि उपाधि इनको यहाँ पे, या फिर कह सकते हो कि सम्मान इनको दिया। विच इंडियन स्टेट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द वॉल स्ट्रीट जर्नल एज वन ऑफ द गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 इन दिसंबर 2024। तो देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को 2025 के लिए जाने योग्य वैश्विक गंतव्यों में से एक बोला है, तो बिल्कुल नाम याद रखना है उस
स्टेट का मध्य प्रदेश। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि हेरिटेज टूरिज्म में टॉप स्टेट कौन सा था, वो वेस्ट बंगाल था। लेकिन अभी 2025 में अगर आप कहीं जा रहे हैं, चाह रहे हो घूमने के लिए, तो उसमें एमपी का भी नाम आ चुका है दोस्तों। ये यहाँ पे कौन से जनरल ने किया है, जनरल का नाम एक बार फिर से याद रखना है, वॉल स्ट्रीट जनरल। श्याम बेनेगल, अ फेमस पर्सन, passed away in December 2024. He was renowned for his contribution to which field? अब देखिए, श्याम बेनेगल एक भारत के बड़े फेमस व्यक्ति थे, मर गए रिसेंटली। ये किस सेक्टर से जुड़े हुए थे? तो फिल्म एंड टेलीविजन से। इन्होंने बड़ी ही बेहतरीन मूवीज बनाई जो कि पैरेलल सिनेमास के नाम से जानी जाती थी, यानी कि जो समाज में चल रहे मुद्दे थे, ज्वलंत मुद्दे, उन मुद्दों पे इन्होंने अपनी मूवीज बनाई। और इसी वजह से इनको कई बार जो है कि नेशनल अवार्ड जो फिल्म वाली कैटेगरी का होता है उसमें इनको दिया गया दोस्तों। साथ ही इनको 2005 में हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार जो दादा साहब फाल्के होता है वो मिला, और पद्म भूषण इनको 1991 में और पद्म श्री इनको 1976 में दिया गया था। वेन इज नेशनल कंज्यूमर डे ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया इन दिसंबर 2024? अब देखिए, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष दिसंबर 2024 में कब मनाया गया? तो अब ये देख लो कि हर साल भारत में नेशनल कंज्यूमर्स डे मनाया जाता है 24 दिसंबर को। तो 24 दिसंबर को ऐसा क्या था? 24 दिसंबर 1986 को भारत में एक एक्ट यहाँ पे इन्फोर्स हुआ था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। और इसीलिए भारत में हर साल जो है कि 24 दिसंबर को एज ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे या फिर कंज्यूमर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार इस अवसर पे हमारे देश के जो यूनियन मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने जागो ग्राहक जागो ऐप और जागृति डैशबोर्ड ये सब लॉन्च किया है, जिससे कंज्यूमर्स को जो होने वाली समस्याएं हैं उनसे उनको बचाया जा सके दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन दिसंबर 2024? अब देखिए, दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नाम याद रखना है, वी सुब्रमण्यम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भारत में मानवाधिकारों से संबंधित जो सबसे बड़ी शीर्ष संस्था है उसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसको अक्टूबर 12, 1993 को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब इसका जो हेड होता है वो सुप्रीम कोर्ट का कोई न कोई फॉर्मर जस्टिस होता है, यानी कि पूर्व न्यायाधीश होता है। तो ये जो जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम है, ये अब बन गए हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार के अगले अध्यक्ष दोस्तों। 3 इंडियन वुमेन हैव बीन इंक्लूडेड फोर्ब्स 2024 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट इन द लिस्ट? तो इसमें रेखा शर्मा वो नाम नहीं है, बाकी 3 नाम बिल्कुल याद रखना है, निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर और यहाँ पर एक नाम है मजूमदार, किरण मजूमदार शॉ। इसमें निर्मला सीतारमण पूरी दुनिया में 28 रैंक पर आई हैं। साथ ही अगर फर्स्ट पोजीशन की बात करें कि पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला कौन है, तो क्लाउडिया सिनेमाम दोस्तों, मैक्सिको की ये राष्ट्रपति बनी है और मैक्सिको के इतिहास में राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला बनी है दोस्तों। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन मध्य प्रदेश इन दिसंबर 2024। तो देखो, 25 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, एक बड़ी ही मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट इंडिया की केन बेतवा रिवर लिंक को इनॉग्रेट किया है। अभी जो केन बेतवा प्रोजेक्ट है, इसका मेन टारगेट क्या है कि जो बेतवा रिवर है और इधर ये बेतवा रिवर है और एक केन रिवर है, तो केन का जो पानी का एक्सेस है इसको निकालकर बेतवा में डाल दिया जाएगा, जिससे बेतवा का ये पूरा का पूरा जो एरियाज है जिसको बुंदेलखंड हम बोलते हैं, वहां पे पानी की कमी को सॉर्ट आउट किया जा सके। अब इस प्रोजेक्ट को 2021 में ही अप्रूवल मिला था गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन जो पर्यावरण के संरक्षक लोग होते थे वो आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए कि नहरें बनने से पर्यावरण को बहुत ज्यादा खतरा होगा। साथ ही ये जो केन रिवर है, यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क भी है, इन सब से बायोडाइवर्सिटी को भी खतरा होगा, तो इसलिए इस प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा डिले हो रहा था, लेकिन फाइनली इसको अप्रूवल मिल गया है। टोटल इस नहर की जो लंबाई होगी 221 किलोमीटर की होगी और इससे इस पूरे क्षेत्र में विकास की एक नई किरण देखने को मिलेगी दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व एनुअली इन इंडिया इन दिसंबर?
तो भारत में हर साल दिसंबर महीने में सुशासन दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? तो ये होता है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल जी की जयंती होती है और ये अपने पूरे कार्यकाल के दौरान एक अच्छे शासन के रूप में ही इनका जो कार्यकाल है वो जाना जाता है दोस्तों। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में इनके जन्मदिन को एज ए गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाने का अनाउंसमेंट किया था। जनरल डॉक्टर वीके सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ विच स्टेट इन दिसंबर 2024। तो देखिए, जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह को दिसंबर 2024 में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? बिल्कुल याद रखना है, मिजोरम। भारत में राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है केंद्र सरकार के सलाह पर, और रिसेंटली 5 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति हुई है। अजय कुमार भल्ला मणिपुर में, आरिफ मोहम्मद खान बिहार में, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरला में, हरि बाबू ये बने हैं उड़ीसा में, और जनरल वीके सिंह कहाँ बने हैं? मिजोरम में दोस्तों। ये बिल्कुल आप नाम इनका याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल एट द 86 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियंस 2024 इन दिसंबर 2024। तो देखिए, दिसंबर 2024 में 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन में पुरुष एकल खिताब एम रघु जी ने जीता है, और महिलाओं वाला जो खिताब है वो किसने जीता है? तो वो हरियाणा की देविका सिहाग ने जीता है। ये नाम बिल्कुल याद रखिएगा। ये पूरा का पूरा जो टूर्नामेंट है बेंगलुरु में आयोजित किया गया था 18 से लेकर 24 दिसंबर के बीच दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर बीइंग कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दिसंबर 2024? दुनिया का सबसे बड़ा जो बांध है ब्रह्मपुत्र नदी पे बनने जा रहा है, कौन सा देश वो बना रहा है? तो नाम याद रखना है, चाइना। ठीक है, अब देखिए, चाइना में ऑलरेडी 3 जॉर्ज डैम है, वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डैम था जो यांगसी नदी पे बनाया गया था। अब उसके भी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए चाइना दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है 137 बिलियन डॉलर की लागत के साथ। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आपको याद रखना है। और इस बांध के बनने से भारत को बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि अगर आप ब्रह्मपुत्र रिवर के लोकेशन को देखोगे तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना से आ रही है और यहाँ पे इंडिया में एंट्री कर रही है। चाइना ये जो बांध बनाने जा रहा है इंडिया और चाइना की सीमा पे बनाना जा रहा है, तो जिससे बहुत सारा पानी यहाँ पे स्टोर कर लेगा और कभी भी वो इस बांध को स्ट्रेटेजिकली हथियार वेपन के रूप में इंडिया के ऊपर प्रयोग कर सकता है। क्योंकि अगर अचानक से वो बांध खोलेगा तो इतना पानी इधर फ्लो करेगा, ये पूरा का पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश डूब जाएगा, या कह लो बह जाएगा दोस्तों। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द बाल्ड ईगल हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द नेशनल बर्ड ऑफ विच कंट्री इन दिसंबर 2024? तो हाल ही में बाल्ड ईगल को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो बिल्कुल उस देश का नाम याद रखिएगा, अमेरिका। अमेरिका में 1782 से उसके जो राष्ट्रीय मुहर है वहां पे बाल्ड ईगल दिखता रहा है, लेकिन लगातार लोग प्रयास कर रहे थे कि बाल्ड ईगल को वहां का ऑफिशियल नेशनल बर्ड अनाउंस कर दिया जाए, और फाइनली 2024 में इस पर मुहर भी लग गई। तो आपसे आने वाले एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि बाल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी अनाउंस हुआ है? अमेरिका। हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी का नाम है दोस्तों मोर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह लेजेंडरी पर्सन पास्ड अवे ऑन दिसंबर 26, 2024। ही वाज रिनोड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच फील्ड? तो देखिए, भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह की रिसेंटली डेथ हुई है। वो इंडियन पॉलिटिक्स से जुड़े हुए बड़े लीडर थे, साथ ही बड़े अर्थशास्त्री थे, और देश को इकोनॉमिक रिफॉर्म के द्वारा बचाया था उन्होंने रिसेशन जो 1991 का था उससे। ठीक है, अब डॉक्टर मनमोहन सिंह पर ऑलरेडी एक वीडियो अलग से बनी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप जाकर वहां पे देख लेना। उनके काम, उनके बारे में बहुत सारी चीजें वहां पे पूरी तरीके से लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच कंट्रीज 39th प्रेसिडेंट एंड नोबेल प्राइज विनर जिमी कार्टर डाइड इन दिसंबर 2024 एट द एज ऑफ 100? किस देश के 39वें राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर का दिसंबर 2024 में 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो बिल्कुल नाम याद रखना है इनका, अमेरिका।
जिमी कार्टर अपने मानवीय कार्यों के लिए पूरी दुनिया में फेमस थे। इन्होंने जन कल्याण के लिए बड़े अच्छे अच्छे कदम उठाए थे, जिनकी वजह से इनको 2002 का पीस का नोबेल प्राइज दिया गया था दोस्तों। और भारत आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से एक थे। इनको भारत का मित्र बोला जाता था क्योंकि उन्होंने हमेशा से भारत का फेवर ही किया था दोस्तों। चलिए इसके बाद आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द यंगेस्ट वुमेन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक्स ऑफ ईच ऑफ 7 कॉन्टिनेंट इन दिसंबर। तो देखो, सातों महाद्वीपों की 7 जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं उन पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? नाम याद रखना है, काम्या कार्तिकेयन। मुंबई से आने वाली काम्या कार्तिकेयन 17 साल की एक स्कूली लड़की हैं, छात्रा हैं, जिन्होंने 7 महाद्वीप की 7 ऊंची ऊंची चोटियों पे अपनी विजय पताका फहरा दिया है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज रेडी टू होस्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेब्स फॉर फर्स्ट टाइम इन 2025? तो भी याद रखिएगा, भारत। अब देखिए, आजकल भारत जो है बड़े बड़े वैश्विक सम्मेलनों की मेजबानी बड़े ही गर्व के साथ कर रहा है। जैसे कुछ पिछले साल G20 किया था, इस बार भी बड़े बड़े जो है कि आपको मैंने करंट अफेयर्स में अभी बताया कि पैरा एथलीट्स कराएगा, साथ ही देख रहे हो यहाँ पे वेब्स कराएगा, अभी खो खो वर्ल्ड कप कराने वाला है। तो इंडिया बहुत मैरीटाइम पे जो टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस था वो कराया था, और 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए इंडिया कमर कस रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया का एक ग्लोबल लीडर के रूप में पहचान बहुत तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों। चलिए इसके बाद आज के सेशन का अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य किरण अभ्यास टू बी हेल्ड इन दिसंबर 2024 is a joint military exercise between the armies of India and नेपाल दोस्तों। तो यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ऑप्शन चेंज कर लेना, नेपाल। तो देखो, भारत और नेपाल की सेना मिलकर इस बार 31 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी के बीच यहाँ पे सलझंडी नाम का एक जगह है नेपाल में, वहां पे सूर्य किरण एक्सरसाइज करेंगे। सूर्य किरण का ये कौन सा एडिशन है? तो बिल्कुल याद रखना है, ये 18वां एडिशन है। सूर्य किरण पहली बार 2011 में स्टार्ट हुआ था, और तब से इसको साल में कभी एक बार कभी 2 बार कराया जाता रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच कंट्री हैज अनवील्ड द वर्ल्ड फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप CR450 विद टेस्ट स्पीड ऑफ 450 किलोमीटर पर आवर्स। 450 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली दुनिया की सबसे तेज गति से ट्रेन, जिसका नाम है प्रोटोटाइप CR450, किस देश ने लॉन्च किया है? बिल्कुल नाम याद रखना है, चाइना दोस्तों। चाइना, इसके पहले भी उसी के पास दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन थी, जिसका नाम था CR400 फिक्सिंग ट्रेन, और इसकी स्पीड थी 350 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इस ट्रेन की जो स्पीड होगी वो 450 किलोमीटर पर आवर होगी। वहीं अगर हम भारत में बात करें कि सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो है वंदे भारत, जिसकी स्पीड कितनी है? 180 किलोमीटर पर आवर, ये मैक्सिमम है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग डीजी ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ऑन दिसंबर 31, 2024? तो देखिए, सीआरपीएफ जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है, उसका जो यहाँ पे एक्टिंग डीजी या फिर कह सकते हो कार्यकारी निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो नाम याद रखना है, विपुल कुमार जी को। ये विपुल कुमार जी हैं, और सीआरपीएफ का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था जुलाई 27, 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में। बाद में आजादी के बाद 1949 में इसका नाम संसद ने बदलकर सीआरपीएफ कर दिया दोस्तों। अब ये जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है, एक प्रकार की पैरामिलिट्री है, जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। तो भारत में जहां जहां आंतरिक सुरक्षा पर सबसे ज्यादा खतरा है, उन्हीं क्षेत्रों में इन पैरामिलिट्रीज को लगाया जाता है। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो नक्सलाइड एरियाज हैं, वहां पर आप सीआरपीएफ को देखोगे। इंडिया वहां पे जम्मू कश्मीर में जो इंडिया से रिलेटेड सेपरेट लोग रहते हैं, जो इंडिया से अपने देश को अलग कर, अपने एरिया को अलग करना चाहते हैं, वहां पे आप देखोगे सीआरपीएफ को लगाया जाता है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन दिसंबर 2024? तो दिसंबर 2024 में समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो बिल्कुल स्थान का नाम याद रखना है, तमिलनाडु की कन्याकुमारी। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने इसको अनवील्ड किया, इसका उद्घाटन किया दोस्तों। ये देखिए पूरा का पूरा ब्रिज है, और इसकी जो लंबाई है ब्रिज की 77 मीटर है, जो यहाँ पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर की जो ये मूर्ति है, इन दोनों को क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अचीव्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय विनिंग देयर फर्स्ट एवर सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप टाइटल इन दिसंबर 2024? दैट इज केरला।
तो हैंडबॉल के हिस्ट्री में पहली बार केरला ने ये चैंपियनशिप जीता है। किसको हरा कर जीता है? चंडीगढ़ को। और ये जो 86वां हैंडबॉल नेशनल चैंपियनशिप था, ये पूरा का पूरा कहां पर आयोजित किया गया? तो ये याद रखना है, केरला में दोस्तों। इसके बाद आज के वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अर्न्ड द प्रेस्टिजियस ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन फॉर जनवरी 2025 टू जनवरी 2026 इन दिसंबर 2024? तो किस संगठन ने दिसंबर 2024 में जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के लिए प्रतिष्ठित ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन अर्जित किया है? बिल्कुल नाम याद रखना है, हमारी एक बड़ी महारत्न कंपनी है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल दोस्तों। सेल इस बार ये जो अवार्ड पाई है या फिर सर्टिफिकेट पाई है, ये लगातार इसका दूसरा अवार्ड है, क्योंकि इससे पहले दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 के लिए भी इंडिया का बेस्ट प्लेस टू वर्क का अवार्ड इसी को मिला था दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोगों ने पूरी तरीके से दिसंबर महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इवेंट थे सबको कवर कर लिया है। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वीडियो की जो पीडीएफ है बाइलिंगुअल है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सारी चीजें लिखी हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर ऑप्शंस हैं, आंसर मैंने टिक कर दिया है, फिर डिस्क्रिप्शन है, सारा का सारा जो पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलने वाला है रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से, तो जाकर आपको वहां से डाउनलोड करना है। साथ ही अगर आप इस तरह के वीडियोज और देखना चाहते हैं, डेली करंट अफेयर्स पे सेशन देखना चाहते हैं, तो हमारे जो चैनल है यूट्यूब का जिसका नाम है रेडियन गुरुकुल, इस पर इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ क्या करिए, इसको शेयर करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर इस तरह के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं आपको तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है। जय हिंद दोस्तों।